गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग माँ का एक कहानी जो मैथिली शरण द्वारा रचित एक पद्य कथा है उसका सारांश और उसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस कथा यह एक पहले बच्चा अपनी माँ से कहता है, जो कि बच्चा राहुल है, जो महात्मा बुद्ध का पुत्र है, अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो माँ कहती है कि मैं तुम्हारी नानी नहीं हूँ जो तुम्हें कहानी सुनाऊँ। बच्चा कहता है कि मुझसे तो यह दासी जो कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, तो तुम मुझे कहानी सुनाओ। फिर वह एक कहानी सुनाना शुरू करती हैं जिसमें एक सीख भी है, जो उनके पिता के जीवन से संबंधित एक घटना है। राहुल के पिता महात्मा बुद्ध थे, उनकी पत्नी यशोधरा थी। तो कहानी सुनाना शुरू करती हैं कि एक दिन बहुत सुबह तुम्हारे पिता जो उपवन में टहल रहे थे, जहाँ पे अलग अलग तरह के फूल खिले थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी और नदी का पानी लहरा रहा था। अचानक वहाँ पर एक पक्षी जो है घायल आकर गिरा, जिसे उन्होंने उठाया, उसकी सेवा शुश्रूषा की और उसको एक नया जन्म दिया। तभी वहाँ एक शिकारी आया और उस शिकारी ने उस पक्षी पर निशाना लगाया था, इसलिए वह उसे मांगने लगा, अपना अधिकार जताने लगा कि यह मेरे द्वारा घायल किया गया है, इसलिए यह इस पर मेरा अधिकार है। किंतु महात्मा बुद्ध ने उसे बचाया था, इसलिए वह कहने लगे कि नहीं, यह मैंने इसे बचाया है, यह मेरा पक्षी है। तो इस तरह से दोनों लोगों में विवाद हुआ और फिर बात जो है न्यायालय में गई न्याय के लिए। फिर इसके आगे माँ ने कहानी नहीं सुनाई और राहुल को यानी अपने पुत्र को निर्णय करने के लिए कहा कि तुम ही निर्णय करो कि न्याय किसे मिलना चाहिए, जिसने पक्षी को नुकसान पहुंचाया है या जिसने पक्षी को बचाया है। पहले तो राहुल हिचकिचाता है, फिर वह जो है अपना निर्णय बताता है कि यहाँ पे निरपराध जो है उसको निर्णय मिलना चाहिए, और जो रक्षक है, चूँकि उसने बचाया है तो बचाने वाला मारने वाले से श्रेष्ठ होता है, इसलिए यह पक्षी जो है बचाने वाले को यानी रक्षक को ही मिलना चाहिए। इसमें न्याय की कथा है और यह भी बताया गया है साथ साथ कि निर्जीवों पर जो अनबोले पशु पक्षी होते हैं, जीव होते हैं, उन पर दया करनी चाहिए। कभी भी किसी पक्षी को घायल नहीं करना चाहिए, आहत नहीं करना चाहिए, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये इसका सारांश है। आगे हम लोग इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। प्रश्न उत्तर ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न है। क नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, कौन किसको कहानी सुना रहा है? कौन किसको कहानी सुना रहा है? तो जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही हैं। माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्रातः काल उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था? तो अभी सारांश बताते समय बताया मैंने कि उपवन में प्रातः काल महात्मा बुद्ध भ्रमण कर रहे थे। प्रातः काल उपवन में महात्मा बुद्ध भ्रमण कर रहे थे। तीसरा प्रश्न है, शिकारी का बाण लगने पर क्या हुआ? शिकारी का बाण लगने पर क्या हुआ? तो शिकारी का बाण लगने पर पक्षी घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। शिकारी का बाण लगने पर पक्षी घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अगला है लिखित प्रश्न। ये उच्चारण करने के लिए कहा गया है। जो दूसरा प्रश्न है ख नंबर, यहाँ पे उच्चारण करने के लिए कहा गया है। ये आप खुद से पढ़ेंगे और इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, जिससे आपका जो है उच्चारण स्पष्ट हो, आप इन शब्दों को अच्छे से पढ़ सकें। और इसको
हम लोग अब लिखित प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है बच्चों, बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने मानधन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने मानधन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने मानधन शब्द का प्रयोग अपने पुत्र राहुल के लिए किया है। बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने मानधन शब्द का प्रयोग अपने पुत्र राहुल के लिए किया है। दूसरा क्वेश्चन है, उपवन में कौन सा पक्षी आहत होकर गिर पड़ा था? उपवन में कौन सा पक्षी आहत होकर गिर पड़ा था? तो उपवन में हंस पक्षी आहत होकर गिर पड़ा था। उपवन में हंस पक्षी आहत होकर गिर पड़ा था। अगला प्रश्न है, राहुल के पिता का विवाह किसके साथ हुआ था? राहुल के पिता का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका उत्तर है, राहुल के पिता का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। राहुल के पिता का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। चौथा है, शिकारी घायल पक्षी पर अपना अधिकार क्यों मानता था? शिकारी घायल पक्षी पर अपना अधिकार क्यों मानता था? तो शिकारी घायल पक्षी पर अपना अधिकार इसलिए मानता था क्योंकि उसने लक्ष्य साधकर यानी निशाना लगाकर पक्षी को घायल किया था, इसलिए वह अपना अधिकार पक्षी पर जता रहा था। शिकारी ने पक्षी पर निशाना साधकर उसको घायल किया था, इसलिए वह अपना अधिकार जो है जता रहा था। पांचवा, दोनों राजा के दरबार में क्यों गए? यानी महात्मा बुद्ध और शिकारी दोनों राजा के दरबार में क्यों गए? वहाँ पक्षी के पक्ष में क्या निर्णय सुनाया गया? वहाँ पक्षी के पक्ष में क्या निर्णय सुनाया गया? तो दोनों राजा के दरबार में न्याय के लिए गए। न्याय के लिए गए क्योंकि दोनों कह रहे थे कि इसको महात्मा बुद्ध कह रहे थे कि मैंने इसे बचाया है, और शिकारी कह रहा था कि मैंने इसे लक्ष्य साधकर घायल किया है, अतः यह मेरा है। और इसलिए दोनों लोग न्याय के लिए दरबार में गए, और वहाँ पर पक्षी के पक्ष में क्या निर्णय सुनाया गया कि मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है, अतः यह पक्षी इसके रक्षक के पास रहेगा। अतः यह पक्षी इसके रक्षक के पास रहेगा। मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है, अतः यह पक्षी इसके रक्षक के पास रहेगा, यानी महात्मा बुद्ध के पास रहेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, घ नंबर, पद्यांशों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। इन पद्यांशों को पढ़ना है और उत्तर देना है इन्हीं के आधार पे। तो पद्यांश को पढ़ते हैं। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। चौंक उन्होंने, आश्चर्यचकित होकर उन्होंने उसे उठाया। किसने? महात्मा बुद्ध ने पक्षी को उठाया। तो पक्षी को ऐसा लगा जैसे उसको नया जन्म मिल गया। इतने में आखेटक आया। इतने में शिकारी आया। आखेटक में शिकारी। इतने में शिकारी आया। लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, जिसने लक्ष्य साधकर उसको घायल किया था। किसको? पक्षी को। कोमल कठिन कहानी। कोमल किंतु कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी। जो शिकारी था उसने घायल पक्षी को मांगा। किससे? महात्मा बुद्ध से। किंतु तेरे तात किंतु थे रक्षी। किंतु तुम्हारे तात यानी महात्मा बुद्ध, राहुल के पिता, उसके रक्षक थे, तो उन्होंने उसे पक्षी शिकारी को नहीं दिया। तब उसने जो था खगभक्षी, तब जब पक्षी को शिकारी को नहीं दिया महात्मा बुद्ध ने, उस खगभक्षी यानी खग मीन्स पक्षी, भक्षी यानी नुकसान पहुंचाने वाला, उसको नहीं दिया, तो उसने क्या किया कि हट करने की ठानी। जो वह शिकारी था उसने हट करने की ठानी और कहा कि मैं इसे लेकर रहूँगा। जिद की और उसके बाद आगे बढ़ चली कहानी।
लोग न्यायालय में गए। अब इन्हीं के आधार पे हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पक्षी को किसने बचाया? पक्षी को महात्मा बुद्ध ने बचाया। पक्षी को किसने बचाया? महात्मा बुद्ध ने। किसने नया जन्म पाया था? यहाँ पे दिया है चौक, उन्होंने उसे उठाया। पक्षी को महात्मा बुद्ध ने उठाया तो उसको लगा कि उसको जैसे नया जन्म मिल गया। तो यहाँ पे लिखा है पक्षी ने नया जन्म पाया था। पद्यांश में कौन रक्षी है और कौन भक्षी है? पद्यांश में कौन रक्षी है और कौन भक्षी है? तो पद्यांश में महात्मा बुद्ध रक्षी हैं तथा शिकारी भक्षी है। महात्मा बुद्ध रक्षी हैं तथा शिकारी भक्षी है। घायल पक्षी को लेने के लिए किसने हट की? तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, हट करने की ठानी। तब जो था खगभक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, यानी जो वह शिकारी था उसने हट करने की ठानी। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि घायल पक्षी को लेने के लिए किसने हट की? तो घायल पक्षी को लेने के लिए शिकारी ने हट की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंगा नंबर है, सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है माँ मेरी क्या बानी। राहुल कहता है, जब माँ उसे निर्णय लेने के लिए कहती है कि न्याय पक्ष तू किसका लेगा, कैसे न्याय करेगा, तो राहुल कुछ देर के लिए कहता है कि माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। ऐसे कहता है, इसका मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि राहुल ने ऐसा क्यों कहा। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्योंकि वह अपने विचार व्यक्त करने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि वह अपने को केवल श्रोता मान रहा था, क्योंकि वह सही निर्णय नहीं ले पा रहा था। तो इसमें बच्चों जो सेकेंड नंबर है, क्योंकि वह अपने को श्रोता मान रहा था, उस पर सही का निशान लगाएंगे। अगला है, राहुल के अनुसार न्याय किसे मिला। राहुल के अनुसार न्याय किसे मिला, अपराधी को या निरपराध को। तो हम निरपराध पे सही का निशान लगाएंगे, निरपराध को। आगे भाषा ज्ञान में 6 नंबर है, दिए गए प्रश्नों में जो पर्यायवाची शब्द नहीं है पर जोर दीजिएगा आप लोग, नहीं है ध्यान दीजिएगा, या नहीं है पे नहीं लगाना है, नहीं है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है कहानी, कहानी का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उस पर निशान लगाना है। गाथा, व्यथा, कथा, तो गाथा और कथा दोनों है, व्यथा पर हम निशान लगाएंगे। इसके बाद है पक्षी, खग, अनुचर, विहग, तो खग भी है विहग भी है, अनुचर नहीं है। सुरभि, तरंग, सुगंध, खुशबू, तो सुगंध और खुशबू दोनों ही सुरभि के पर्यायवाची हैं, तरंग नहीं है। उपवन, बागीचा, तपोवन, वाटिका, तो बागीचा और वाटिका दोनों ही पर्यायवाची हैं, उपवन के तपोवन नहीं है। आखेटक, बहेलिया, शिकारी, गडरिया, तो बहेलिया और शिकारी दोनों ही आखेटक के पर्यायवाची हैं, गडरिया नहीं है। इसी तरह फूल, कुसुम, सुमन, कुसुम और सुमन दोनों ही फूल के पर्यायवाची हैं, चंपा नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द पर सही का निशान, सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, यहाँ पे सही विलोम शब्द पे लगाना है, जो सटीक विलोम शब्द है। सदैव, कठोर, निर्दय, निष्ठुर, तो इसका होगा निर्दय। सरल का कठिन, सहज, कटु, तो कठिन पे निशान लगाएंगे। रक्षक का होगा तक्षक, संरक्षक, भक्षक, भक्षक पे निशान लगाएंगे। विपक्ष का पक्षपात, निष्पक्ष, पक्ष, तो पक्ष पे निशान लगाएंगे। अन्याय का
न्यायप्रिय, न्याय, न्यायपूर्ण, तो न्याय पे निशान लगाएंगे, न्याय और अन्याय। लाभ, नुकसान, हानि और घाटा। लाभ मीन्स फ़ायदा होता है ना। नुकसान, लाभ का पर्यायवाची नुकसान भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है और घाटा भी। लेकिन हर शब्द के लिए बच्चों सटीक जो है पर्यायवाची या विलोम शब्द हर शब्द के लिए सटीक विलोम शब्द बनाया गया है, इसलिए लाभ का विलोम हानि होगा, न कि नुकसान और घाटा, ये दोनों नहीं होगा। लाभ का पर्यायवाची विलोम हानि होगा, क्योंकि विलोम लिखते समय ये याद रखा जाता है कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होता है, तद्भव शब्द का विलोम तद्भव होता है, देशज शब्द का विलोम देशज होता है और विदेशी शब्द का विलोम विदेशी होता है। तो यहाँ लाभ का विलोम हानि होगा।